स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत कनाडा संबंध। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दो देशों के रिश्ते हमेशा आपसी सद्भाव और भरोसे के आधार पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब एक देश के द्वारा दूसरे देश के अंदरूनी मामलों से निपटने में मदद की बजाय खलल डालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? जाहिर तौर पर तनाव बढ़ेगा और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। शीत युद्ध के दौर में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही वैश्विक शांति की कोई भी संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। ऐसे दौर कई बार देखे गए हैं, फिर चाहे वो चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर हो या फिर देशों के बीच सीमा पर पैदा होने वाली समस्या। आपको बता दें कि भारत पहले से ही पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित है और अब कनाडा के साथ उसके रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालांकि कनाडा के साथ खालिस्तान मुद्दे को लेकर भारत के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे हैं, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने का आरोप लगाया, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंचते दिख रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित किया और अब भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन क्या है पूरा मामला और भारत कनाडा रिश्तों का इतिहास क्या रहा है? तो चलिए आज के अपने इस ऑडिटोरियल में इसी पूरे मुद्दे को समझेंगे कि भारत और कनाडा के बीच क्या है पूरा विवाद और दोनों देशों के बीच आज तक संबंध कैसे रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं और इस विवाद से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत और कनाडा के संबंधों पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत और कनाडा के बीच लोकतंत्र और बहुलवाद जैसे साझा मूल्यों पर आधारित रणनीतिक साझेदारी कायम है और हाल के सालों में इकोनॉमिक एग्रीमेंट, नियमित रूप से उच्च स्तरीय वार्ता और जनसंपर्क से इस साझेदारी में काफी विस्तार हुआ है। कनाडा में भारतीय मूल के 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि इसकी कुल आबादी का 3.7% है, जबकि यहाँ पर सिख समुदाय के 7,70,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसकी कुल आबादी का लगभग 2% है। उच्च शिक्षित, समृद्ध और मुख्य धारा के साथ ही राजनीतिक रूप से भी सक्रिय भारतीय मूल के लोग कनाडा में सबसे बड़े अप्रवासी समूहों में से एक है। 2018 के बाद से ही भारत कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या 2022 में 47% बढ़कर लगभग 3,20,000 हो गई है। इसके अलावा भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में लगभग 80,000 कनाडाई पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, जो केवल अमेरिका, बांग्लादेश और यूके से पीछे है। आपको बता दें कि कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जबकि कनाडाई पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय वित्तीय बाजार में अरबों डॉलर लगाए हैं। साथ ही एक अनुमान के मुताबिक कनाडा और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA दो तरफा व्यापार को $6.5 बिलियन तक बढ़ा सकता है, जिससे 2035 तक कनाडा को $3.8 बिलियन से $5.9 बिलियन का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो सकता है। साथ ही एक स्थिर वृद्धि के कारण 2022 में दोनों देशों के बीच माल व्यापार बढ़कर $8 बिलियन हो गया है। भारत से कनाडा को किया जाने वाला निर्यात $4 बिलियन तक पहुंच गया है और कनाडा से किया जाने वाला आयात भी $4 बिलियन हो गया है। भारत के द्वारा कनाडा से किए जाने वाले प्रमुख आयात में उर्वरक के अलावा कोयला, कोक और ब्रिकेट जैसे ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं, जबकि भारत उपभोक्ता वस्तुओं, परिधान, इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे कि ऑटो पार्ट्स, विमान उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स UN कॉमट्रेड डेटा के मुताबिक 2022 में कनाडा से भारत को किए जाने वाले निर्यात में सबसे अधिक जीवाश्म ईंधन और लगभग $1 बिलियन के संबंधित उत्पाद थे।
आयातित दालों के लिए भारत की बढ़ती मांग से कनाडाई किसानों को लाभ हुआ है, जबकि भारतीय दवा और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कनाडाई बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। आपको बता दें कि कनाडा के कैनपोटेक्स कंपनी पोटाश के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। दोस्तों, साल 1947 में भारत की आजादी के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत होती है, लेकिन इन संबंधों में तब से लेकर आज तक कई उतार चढ़ाव आए हैं और हालिया विवाद ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये विवाद क्या है, तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि भारत और कनाडा के बीच हालिया विवाद क्या है। वैसे तो भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान के मामले को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इस नए विवाद की शुरुआत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत पर आरोप लगाने के बाद हुई। दरअसल प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कनाडाई संसद में दिए अपने बयान में कहा कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभवतः भारत सरकार का हाथ था। कनाडा की मीडिया के मुताबिक ये आरोप खुफिया जानकारी और ओटावा के 5 आइज खुफिया नेटवर्क के सहयोगी देशों से मिली गोपनीय सूचनाओं पर आधारित है। गौरतलब है कि 5 आइज खुफिया नेटवर्क में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। गौरतलब है कि इस साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल निज्जर भारत के पंजाब राज्य को अलग कर स्वतंत्र सिख राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चला रहा था और इस स्वतंत्र सिख राष्ट्र को खालिस्तान का नाम दिया गया है। इसीलिए वो भारतीय अधिकारियों द्वारा वांटेड था और जुलाई 2020 में उसे भारत ने आतंकवादी भी घोषित किया था। इसके अलावा उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। वो पंजाब के जलंधर का रहने वाला था और बहुत पहले ही खालिस्तान आंदोलन से जुड़ गया था। इसके बाद निज्जर की पहचान खालिस्तान टाइगर फोर्स के एक्टिव मेंबर के रूप में बन गई। बहरहाल समय के साथ वो इस संगठन का मास्टरमाइंड बन गया। साल 1995 में खालिस्तान उग्रवादियों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दौरान निज्जर की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उसे बरी कर दिया गया। माना जाता है कि 1997 में वो कनाडा पहुंच गया और 1998 में कनाडा की एक महिला से शादी करने के बाद साल 2015 में निज्जर को कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। आपको बता दें कि कई बार भारत सरकार ने कनाडा से कहा था कि वो निज्जर को भारत को सौंप दे, लेकिन कनाडा की सरकार लगातार उसे संरक्षण प्रदान कर रही थी। कनाडा ने न सिर्फ भारत पर खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या का आरोप लगाया, बल्कि दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को भी अपने अपने देशों से निष्कासित कर दिया और तभी से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। हालांकि भारत ने बेहद सख्ती से इन आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया और भारत ने एक्शन लेते हुए कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। साथ ही कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए चेतावनी भी जारी की है। छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कनाडा में भारतीय समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी और ई वीजा सेवाएं भी बंद करने के साथ अब दूसरे देशों से आवेदन करने वाले कनाडाई नागरिकों को भी भारत का वीजा नहीं मिलेगा। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या में कटौती करने के लिए भी कहा है। भारत ने कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की तुलना में भारत में ज्यादा कनाडाई राजनयिक हैं। दरअसल भारत और कनाडा आज जिस तल्खी भरे मूड पर आमने सामने आ गए हैं, उसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। 80 के दशक में भी खालिस्तानी अलगाववादियों के कनाडा में बढ़ती गतिविधियों से आगाह करते हुए भारत ने कुछ अलगाववादियों को भारत को सौंपने की बात कही थी, लेकिन कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन अलगाववादियों को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। इनमें तलविंदर सिंह परमार भी शामिल थे और इसी अलगाववादी ने 1985 में एयर इंडिया के विमान में बम विस्फोट करवा दिया था, जिसमें कनाडा के ही 250 से ज्यादा नागरिक मारे गए। भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज करके कनाडा ने आत्मघाती भूल की थी और वैसी ही भूल वो आज भी करता जा रहा है, जिसका न केवल दोनों देशों के संबंधों पर बल्कि वहां रहने वाले छात्रों और लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना है। दोनों देशों के संबंधों पर इस हालिया विवाद का असर क्या पड़ेगा, ये भी समझना जरूरी है।
भारत और कनाडा के खराब हो चुके संबंधों का सबसे ज्यादा असर छात्र, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, भारतीय समुदाय और व्यापार पर पड़ सकता है। दरअसल कनाडा एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारतीय समुदाय की तादाद के लिहाज से कनाडा 7वां बड़ा देश है। फोर्ब्स ने इस साल एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें बताया गया कि कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या साल 2013 के बाद 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं। इस साल कुल 5,51,405 छात्र दुनिया भर से कनाडा पढ़ने गए। इनमें भारतीय छात्रों की तादाद 40% है। इस तरह कनाडा में सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या भारतीयों की ही है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर फिलीपींस के छात्र हैं। इस तरह अगर दोनों देशों के संबंध बिगड़े तो इन छात्रों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। भारत में सबसे ज्यादा जिस देश के लिए वीजा आवेदन किया जाता है उसमें सबसे शीर्ष देशों में कनाडा है। बड़े पैमाने पर पंजाबी और सिख तो जाते ही हैं, लेकिन अब आम भारतीय भी वहां बसने और नौकरी के सिलसिले में जाने लगे हैं। साल 2021 में जब कनाडा ने परमानेंट रेजिडेंट्स के 4,05,000 नए आवेदन मंजूर किए तो 1 लाख के आसपास आवेदन भारतीयों के थे, यानी 30% के आसपास। ऐसे में उन भारतीयों को डर सता रहा है जो कनाडा में पहुंच चुके हैं और वहां नौकरी या व्यापार जैसे कामों से जुड़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का असर उनके परमानेंट रेजिडेंट्स आवेदन पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि कनाडा में हिंदू नागरिकों को अपने खिलाफ हेट क्राइम की भी आशंका है। फिलहाल कनाडा के भारतीय समुदाय में सिखों के बाद हिंदुओं की संख्या दूसरे नंबर पर है। इंडो कनाडाई सोसाइटी में सिख 34% तो हिंदू 27% हैं। और वैसे भी जब से कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलनों और प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा है, तब से हिंदुओं के साथ हिंदू मंदिरों पर भी हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। और अब ऊपर से ये बढ़ता हुआ तनाव, जिससे ऐसी घटनाओं में और भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में एक सिख अलगाववादी नेता ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की चेतावनी भी दी है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले कनाडा ने भारत के साथ द्विपक्षीय ट्रेड मीट को कैंसिल कर दिया था। G20 के तुरंत बाद व्यापारिक मामलों पर बात करने के लिए कनाडा से एक मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल भारत भी आने वाला था, जिसे कनाडा ने अब स्थगित कर दिया है। भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साथ ही भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 10 साल से पाइपलाइन में है। अब हालिया विवाद से लगता है कि भविष्य में व्यापार पर और भी संकट के बादल घिर सकते हैं। इसके अलावा एक साल पहले तक भारत और कनाडा के बीच एक हफ्ते में करीब 40 उड़ानें होती थीं, लेकिन पिछले साल यह समझौता हुआ था कि दोनों देश अब उड़ानों को बढ़ाएंगे और इसके लिए दोनों देशों में नए शहरों तक पहुंचने का फैसला भी था। जाहिर है अब इस समझौते पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा भारत में काम कर रही कई मल्टीनेशनल कंपनियों के काम पर भी असर पड़ सकता है। नए निवेश भी प्रभावित होंगे और इनमें दो तरफा नुकसान होगा। फिलहाल कनाडा सहित पूरे अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी मंदी से जूझ रही है और इन सभी देशों को भारत के बाजार में सबके लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो ऐसे में कोई भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम इन देशों के लिए भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद रोधी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या करने की जरूरत है। अब चर्चा कर लेते हैं कि दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। भारत ने कनाडा के साथ साल 1947 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन और बहुलवाद जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित द्विपक्षीय संबंध लंबे समय से कायम है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि तनाव को दूर कर इन संबंधों को और भी मजबूत किया जाए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि आईसी इम्पैक्ट कार्यक्रम के तहत बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्वास्थ्य देखभाल, एग्रीबायोटेक और वेस्ट मैनेजमेंट में संयुक्त रूप से रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईसी इम्पैक्ट पहला और एकमात्र कनाडा भारत एक्सेलेंस रिसर्च सेंटर है। इस तरह के प्रोजेक्ट दोनों देशों को और नजदीक ला सकते हैं। लिहाजा
तनाव में कमी आ सकती है। इसके अलावा भारत को सिख प्रवासियों के साथ रचनात्मक और निरंतर जुड़ाव बनाना होगा। खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा प्रचारित गलत सूचनाओं को दूर करना होगा और पंजाब में प्रचलित संतोष की भावना को प्रदर्शित करना होगा। साथ ही कनाडा को भी खालिस्तान मुद्दे पर भारत का सहयोग करना होगा, जिससे दोनों देशों के बीच शांति कायम हो सके। बेहतर भारत कनाडाई संबंधों के लिए सहयोग की एक नई रूपरेखा विकसित करने की जरूरत है, जो ज्यादा व्यवहारिक हो और व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और परिवहन जैसे पारस्परिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों पर जोर दिया जा सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों को जल्द ही व्यापार वार्ता की शुरुआत करनी चाहिए। भारत और कनाडा को लोगों के बीच संपर्क, संवाद और संघर्ष समाधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सिविल सोसाइटी और ट्रैक टू डिप्लोमेसी पहल को प्रेरित करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों की मीडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम्मेदार रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह दोनों देशों को सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे पर तर्कहीन आरोपों से बचना होगा। तभी संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। और आइए अब आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल नोट कर लेते हैं। खालिस्तान मुद्दा भारत और कनाडा के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है? चर्चा करें कि दोनों देश अपने संबंधों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।